नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीनियस एग्रीकल्चर में आपका स्वागत है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं पशुपालन के अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे और पशुपालन के ये वो प्रश्न हैं जो पेपर में हूबहू छपते हैं, क्योंकि ये बार-बार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे चाहे जेट हो, ICAR हो, BHU हो और राजस्थान में आने वाली एनिमल अटेंडेंट की जो एग्जाम है उसके अंदर पूछे जाने वाले प्रश्न हों, ये सभी एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं। तो हम ज़्यादा समय न गवाते हुए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे MCQs का। पहला क्वेश्चन है, दुग्ध दोहन की सर्वोत्तम जो विधि मानी जाती है वो कौन सी है? दुग्ध दुग्ध जो दोहन है, पशुओं से हम दूध का जो दोहन करते हैं, दूध निकालते हैं, उसमें सर्वोत्तम विधि कौन सी मानी जाती है? किस टाइप से हम दूध निकालते हैं? तो पहला ए है पूर्ण हस्त दोहन विधि से निकालते हैं, या बी अंगूठा विधि से निकालते हैं, सी या चुटकी विधि से निकालते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो, निकालते सब विधियों से है, लेकिन इनमें से यदि ऑप्शन में आपको पूछे तो पूर्ण हस्त दोहन विधि सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ बन जाती है। तो यह सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? पूर्ण हस्त दोहन विधि, ये सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, कृत्रिम गर्भाधान का उपयोग किसके लिए किया जाता है? देखिए, आज सबसे ज्यादा भारत के अंदर कृत्रिम गर्भाधान की क्रिया की जाती है पशुओं के अंदर, और ये सिर्फ और सिर्फ नस्ल जो ब्रीड जो होती है उसके इम्प्रूवमेंट और सुधार के लिए किया जाता है। तो इसके अंदर जो राइट आंसर जो होगा वो ए आंसर होगा। नस्ल सुधार के लिए ही क्या किया जाता है? कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है, जिससे नस्लों का आसानी से क्या हो, उनमें सुधार हो, एक के बाद एक नस्ल जो अपने पास आनुवंशिकता सुधार के लिए जो नस्ल प्राप्ति हो वो मिले, और उससे क्या होगा? प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तीसरा जो क्वेश्चन है वो कृषि पर्यवेक्षक 2012 में पूछा गया था, सीधा सीधा आया था। मुर्गियों में चेचक रोग का कारण क्या है? ए ऑप्शन था जीवाणु, बी था वायरस, सी कवक था, डी परजीवी था। इनमें से अपने को छांटना था। ध्यान रखना, मुर्गियों में जो चेचक रोग होता है उसका कारण क्या है? मुर्गियों में चेचक रोग सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा होता है? वायरस या विषाणु के द्वारा होता है। वायरस को क्या कहते हैं? विषाणु भी कहते हैं। अब पूछ ले कि कौन से वायरस के द्वारा तो होता है, तो आप याद रखिएगा, बोरीलियोटा वायरस के द्वारा मुर्गियों में चेचक रोग होता है, जो बहुत भयानक बीमारी मुर्गियों में मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। चौथा जो क्वेश्चन है, परजीवियों का म्यूजियम किसे कहा जाता है? तो परजीवियों का म्यूजियम किसे कहा जाता है? इसका राइट जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? डी राइट आंसर होगा, भेड़ परजीवियों का म्यूजियम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पशुओं में अरंडी के तेल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो ध्यान रखना, हमेशा अरंडी का तेल की बात करें तो किसके रूप में किया जाता है? दस्तावर के रूप में या रेचक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब पशुओं के आफरा जैसी भयंकर समस्या उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, अपच जैसी समस्या उत्पन्न होने से उनके रूमेन जो पार्ट होता है, ठीक है, जो ये रूमेन जो पार्ट होता है पशुओं का, सबसे बड़ा जो पार्ट आमाशय का जो होता है वो रूमेन होता है। उस रूमेन में गैस बढ़ जाने के कारण क्या होता है? उनमें आफरा आ जाता है, और आफरे की समस्या को दूर करने के लिए उनको रेचक के रूप में क्या दिया जाता है? अरंडी का तेल पिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। छठा जो क्वेश्चन है, गोवंश की कौन सी नस्ल द्विप्रयोजनी है? द्विप्रयोजनी मतलब ड्यूअल पर्पज के रूप में जानी जाती है। तो ध्यान रखना, हरियाणा और थार पारकर दो ऐसी नस्लें मानी जाती हैं जो ड्यूअल पर्पज के रूप में मानी जाती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए व बी। गिर जो होगा, गिर है एक दुधारू नस्ल मानी जाती है, तो गिर इसके अंदर ऑप्शन में है, तो ये गलत होगा। गिर कभी भी ध्यान रखना द्विप्रयोजनी नहीं होगी, तो राइट आंसर यही है इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सातवां जो क्वेश्चन है, रोगाणुनाशक की तरह चिकित्सा में काम में लिया जाता है। ऑप्शन बोरिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, अदरक या यूरिया। ध्यान रखना, इसके अंदर बोरिक एसिड इसका राइट आंसर होगा। बोरिक एसिड क्या करते हैं, किसके रूप में प्रयोग करते हैं? बोरिक एसिड ध्यान रखना रोगाणुनाशक के रूप में प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर बोरिक एसिड है। आठवां जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ऐसी गाय की नस्ल है जो श्रम मतलब मेहनत करने के लिए, जो खेतों में काम करने के लिए, जो बोझा ढोने के लिए काम में आती है, वो कौन सी नस्ल है? क्या थार पारकर है, क्या गिर है, क्या नागौरी है, क्या साहिवाल है? नहीं, इनमें से एक ऐसी ब्रीड छांटिएगा, और वो कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? नागौरी जो इसकी नस्ल है वो राइट इसका आंसर होगा। ठीक है, निम्न में से कौन सी गाय की सबसे भारी नस्ल है? ऑप्शन ए है जर्सी, बी है गिर, सी होलिस्टन फ्रीजियन या डी राठी। ध्यान रखिएगा,
इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन होगा? होलिस्टन फ्रीजियन। होलिस्टन फ्रीजियन गाय की सबसे भारी नस्ल में गिनी जाती है और ये सबसे भारी नस्ल होती है गायों में से। होलिस्टन फ्रीजियन इसका राइट आंसर होगा। और ध्यान रखना, होलिस्टन फ्रीजियन का उत्पत्ति स्थान की बात करेंगे तो होलिस्टन फ्रीजियन का उत्पत्ति स्थान क्या होता है? हॉलैंड। ये विश्व की सबसे भारी नस्ल व सबसे ज्यादा दूध देने वाली विश्व में नस्ल मानी जाती है गाय की, होलिस्टन फ्रीजियन। ठीक है। और जर्सी भी विश्व की नस्ल है जिसका उत्पत्ति स्थान जर्सी द्वीप माना जाता है, लेकिन गिर मराठी भारत की भारतीय देशी नस्लें मानी जाती हैं। पुंगल, जैसलमेरी और चोकला तथा मारवाड़ी किसकी नस्लें मानी जाती हैं? ये तो आप सभी को पता होगा, आसानी से इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्या होगा? भेड़ की यह इसकी नस्लें मानी जाती हैं। पुंगल, जैसलमेर, चोकला, मारवाड़ी ये भेड़ की नस्लें मानी जाती हैं, जिसमें मारवाड़ी सबसे ज्यादा रोग प्रतिरोधक जो क्षमता जो पाई जाती है भेड़ में, वो मारवाड़ी में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जुगाली करने वाले पशुओं का जो आमाशय होता है, विस्तृत उदर, उदर में क्या होता है? आमाशय। वो उदर का जो भाग होते हैं वो कितने होते हैं? उदर के कितने भाग होते हैं? तो ध्यान रखना, उदर के कितने पार्ट होते हैं? 4। पहला होता है रुमेन, दूसरा रेटिकुलम, तीसरा ओमेजम, चौथा एबोमेजम। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? डी इसका राइट आंसर होगा। और ध्यान रखना, रूमेन आमाशय का पशुओं में सबसे बड़ा पार्ट माना जाता है और इसका पीएच मान याद रखना, पूछ ले तो 5.8 से 6.8 होता है। रेटिकुलम की बात करेंगे। रेटिकुलम क्या होता है? यह आमाशय का द्वितीय भाग होता है, जो मधुमक्खी की छत्ता जो होता है उसके समान इसकी आकृति होती है, जिसको हनीकॉम्ब के नाम से भी जाना जाता है। फिर बात होती है तीसरा पार्ट आमाशय का, ओमेजम। ओमेजम जो पार्ट होता है, तीसरा पार्ट होता है और यह अंडाकार भाग होता है। ठीक है। और इसमें पानी की मात्रा 80 से 90% पाई जाती है। ठीक है। खाद्य, इसमें उपस्थित खाद्य पदार्थों में पानी की मात्रा लगभग 80 से 90% पाई जाती है और इसका प्रमुख कार्य पानी की मात्रा को लगभग 50% कम करना या शरीर में पानी हटाना होता है। ओके, ओमेजम का। लास्ट बचा चौथा, एबोमेजम। यह रुमंथी पशुओं में, रुमंथी पशु वे पशु होते हैं जो जुगाली करते हैं, जिनका आमाशय 4 भागों में बटा होता है और जिनके 2 खुर पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? रुमंथी पशु कहते हैं, जैसे गाय, भैंस, भेड़ व बकरी। तो बात करें चौथा पार्ट एबोमेजम, यह रुमंथी पशुओं के आमाशय का अंतिम भाग होता है, अंतिम होता है, जिसको वास्तविक भाग के नाम से व सत्य आमाशय के नाम से भी जाना जाता है। ये पाचक रसों का स्त्राव करता है। ये हो गई आमाशय की बात पशुओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 12वां क्वेश्चन, लैक्टोमीटर द्वारा मापा जाता है दूध की अम्लता, दूध का अपेक्षित घनत्व या दूध में वसा की मात्रा, या कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, इसका जो राइट आंसर होगा, दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भेड़ों के समूह को क्या कहते हैं? ध्यान रखना, बकरी और भेड़ के समूह को क्या कहते हैं? फ्लोक कहते हैं। क्यों? अरे ध्यान रखना, याद करने का जो तरीका बता रहा हूँ, भेड़ व बकरी एक मतलब छोटे पशु हैं। ठीक है। और मतलब फ्लो में मतलब उनका सब सिस्टम, मतलब फ्लो में छोटा, मतलब फ्लो, हार्ड नहीं है, वो टफ नहीं है, बिल्कुल फ्लो है। तो आसानी से ध्यान रखना कि भेड़ का जो समूह जो होता है उसको क्या कहते हैं? फ्लो कहते हैं। बाकी हर्ड किसको कहेंगे? सुअर। ठीक है। गाय और भैंस, ये क्या है? तो बड़े आकार होता है और हर्ड काफी टफ होते हैं। ठीक है। तो इनका समूह क्या होगा? हर्ड होगा। हर्ड मतलब टफ। बकरी में नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन, बकरी में रोमन नाक वाली कौन सी उन्नत नस्ल मानी जाती है? क्या जमुनापरी? बी इसका ऑप्शन है बीटल, ऑप्शन इसका थोड़ा मिसप्रिंट हो गया टाइप, तो ध्यान रखना। बी है बीटल, सी है बारबरी, डी है मारवाड़ी। तो ध्यान रखना, रोमन नाक वाली कौन सी होगी बकरी की? जमुनापारी। जमुनापारी एक रोमन नाक वाली नस्ल होती है, जो सबसे बड़ी भारत के अंदर बात करें बकरियों में तो जमुनापारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन की बात करेंगे, मुर्गी की द्विप्रयोजनीय नस्ल कौन सी है? तो मुर्गी की ध्यान रखना द्विप्रयोजनीय नस्ल कौन सी मानी जाती है? रोड आइलैंड रेड मानी जाती है। इसमें से जो आंसर होगा, राइट आंसर ए होगा। 16वां जो क्वेश्चन है, गाय की सबसे अधिक दूध देने वाली भारतीय नस्ल मानी जाती है। भारतीय नस्ल पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन को अपने को सबसे पहले देखना है क्या पूछ रहा है। ए जर्सी, जर्सी ध्यान रखना, जर्सी क्या है? विदेशी है। साहिवाल भारतीय नस्ल है। भेड़, भेड़ तो इसमें आएगा नहीं। गाय पूछ रहा है तो गाय, अब गाय तो इसमें अपने को नस्ल पूछ रहा है तो गाय की नस्ल कौन सी है?
तो ध्यान रखना, गाय की सबसे अधिक दूध देने वाली भारतीय नस्ल कौन सी है? साहिवाल मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 17वां जो क्वेश्चन है, गाय में गर्भवती काल कितना दिन का होता है? ठीक है, तो ए है 300, बी 250 दिन, सी 282 दिन और डी 182 दिन। ध्यान रखना 282 से 283 दिन गाय का गर्भवती काल दिन होता है। भैंस के गर्भवती काल की बात करेंगे, 300 से लेकर 310 दिन तक भैंस का गर्भवती काल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, और बकरी का पूछ रहे तो कितना होता है? 150, 150 दिन, और भेड़ का 152 के समथिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य रानीखेत रोग के कारण होता है? रानीखेत जो रोग होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है? मुर्गियों में होता है। मुर्गियों को क्या कहते हैं? कुकुट। ठीक है, पोएट्री। कुकुट में जो होता है वो क्या होता है? रानीखेत रोग होता है। रानीखेत रोग एक सबसे भयंकर समस्या मानी जाती है, सबसे खतरनाक, सबसे डेंजर रोग जो माना जाता है कुकुटों में, मुर्गियों में जो कौन सा होता है? रानीखेत रोग होता है। और ये रोग जो होता है जिस वायरस के कारण होता है, जिस विषाणु के कारण होता है, उसका नाम है पैरामिक्सो वायरस। इसको याद कर लो, दिमाग में सेट कर लो, पैरामिक्सो वायरस, पैरामिक्सो वायरस, पैरामिक्सो वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 19वां जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य रानीखेत रोग के कारण होता है? रानीखेत रोग के कारण, ये वापस रिपीट हो गया क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या होगा? कुकुटों में ही होता है, मतलब मुर्गियों में ही होता है। लास्ट एंड फाइनल जो क्वेश्चन है, 20वां जो क्वेश्चन है, ताजा दूध का पीएच मान क्या होता है? ताजा दूध का पीएच मान हम ऑप्शन के अनुसार करेंगे। ऑप्शन में क्या है? 6.3 से 6.5, 6.5 से 6.7, 6.7 से 6.9, 6.9 से 7.1। तो ध्यान रखना 6.5 से 6.7 इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें जरूर। और अगला जो अपना एमसीक्यूज होगा वो दूसरा होगा पशुपालन का। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और थैंक यू वेरी मच। आपको समझ में आए तो नेक्स्ट वीडियो और भी अच्छी तरीके से लाएंगे। जय हिंद, जय भारत।